नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, पर्यावरण और सतत विकास। जी। और हम इसे खास तौर पर भारत के संदर्भ में देखेंगे। हमारे पास भारतीय आर्थिक विकास से जुड़ा एक दस्तावेज है, तो हम उसी के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इस स्रोत से समझें कि भाई पर्यावरण क्यों जरूरी है, भारत में क्या चुनौतियां हैं, और ये जो सतत विकास की बात होती है, ये असल में है क्या। हाँ, और कैसे पाया जा सकता है इसे? हाँ, क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है कि हमने जो आर्थिक तरक्की की है, उसकी भारी कीमत चुकाई है, पर्यावरण का नुकसान करके। ये बात तो है। क्या ये सच है? चलिए देखते हैं स्रोत क्या कहता है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है असल में। जैसे-जैसे हम वैश्वीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, जो तेज आर्थिक विकास का वादा तो करता है, हाँ, लेकिन हमें अपने विकास के जो पुराने तरीके रहे हैं, उनके नतीजों पर गौर करना होगा। सही। स्रोत का मानना है कि अब हमें सोच समझकर मतलब एक टिकाऊ रास्ता चुनना होगा, सतत विकास का। ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात, जब हम कहते हैं पर्यावरण, हम्म। तो इस दस्तावेज के हिसाब से इसका मतलब क्या है? सिर्फ पेड़-पौधे, जानवर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे बहुत व्यापक रूप में देखता है। वो कहता है कि पर्यावरण हमारी ग्रहों की विरासत है। मतलब जो कुछ भी इस प्लैनेट पर है अच्छा। और सारे संसाधन, इसमें सब कुछ आ जाता है। जैविक यानी लिविंग चीजें, पक्षी, जानवर, पौधे, जंगल, मछलियां, हम्म। और अजैविक यानी नॉन लिविंग चीजें, हवा, पानी, जमीन, चट्टानें, धूप। ठीक है। और ये सब एक दूसरे पर असर डालते हैं। पर्यावरण का अध्ययन एक तरह से इन्हीं के आपसी रिश्तों को समझना है। अच्छा, और स्रोत इसके कुछ काम भी बताता है? हम्म, मतलब पर्यावरण हमारे लिए करता क्या है? हाँ बिल्कुल। 4 खास काम बताए गए हैं। पहला, ये हमें संसाधन देता है, रिसोर्सेज। संसाधन जैसे? हाँ, इसमें दोनों तरह के हैं, नवीकरणीय, रिन्यूएबल, जैसे जंगल के पेड़ या समुद्र की मछलियां जो फिर से बन जाते हैं, मतलब उनकी सप्लाई बनी रहती है। अच्छा। और दूसरे, गैर नवीनीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा काम? दूसरा काम है अपशिष्ट को सोखना। मतलब हम जो कचरा पैदा करते हैं उसे पर्यावरण एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है। हम्म। तीसरा, ये जीवन को बनाए रखता है, जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी देता है। और चौथा, सौंदर्य का अनुभव भी कराता है, जैसे खूबसूरत नज़ारे वगैरह। एस्थेटिक सर्विसेज। अच्छा, इसी सिलसिले में स्रोत में वहन क्षमता और अवशोषण क्षमता का जिक्र है। कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, ये क्या है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। स्रोत समझाता है कि पर्यावरण की अपनी सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं। हम्म। वहन क्षमता मतलब पर्यावरण कितना संसाधन निकाल सकता है, मतलब हम कितना निकाल सकते हैं बिना उसे खत्म किए। अच्छा, मतलब कितना बोझ उठा सकता है? हाँ बिल्कुल, कि संसाधन दोबारा बनने की रफ्तार से ज्यादा तेजी से ना निकाले जाएं। और अवशोषण क्षमता का मतलब है कि पर्यावरण कितना प्रदूषण या कचरा झेल सकता है बिना अपनी क्वालिटी खोए। ठीक है। जब तक हमारी जरूरतें और हमारा पैदा किया हुआ कचरा इन क्षमताओं के अंदर रहता है, तब तक पर्यावरण ठीक काम करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार आज दुनिया भर में यही संतुलन बिगड़ गया है। विकासशील देशों की बढ़ती आबादी और विकसित देशों का जो उपभोग का ऊंचा स्तर है। हाँ, कंजम्पशन लेवल। जी जी जी। हाँ, उसने पर्यावरण पर जबरदस्त दबाव डाला है, हम्म। खासकर उसके संसाधन देने और कचरा सोखने की क्षमता पर। और नतीजा? नतीजा, पर्यावरणीय संकट, एनवायरमेंटल क्राइसिस। जब हम ये सीमाएं लांघते हैं तो पर्यावरण जीवन को बनाए रखने का जो अपना तीसरा सबसे जरूरी काम है, वो ठीक से नहीं कर पाता। और इस संकट के क्या परिणाम हमें दिख रहे हैं? स्रोत क्या बताता है? स्रोत कई गंभीर परिणाम गिनाता है। बहुत से संसाधन खत्म होने की कगार पर हैं। हम्म। हम इतना ज्यादा कचरा पैदा कर रहे हैं कि पर्यावरण उसे सोख ही नहीं पा रहा। सही। नदियां, पानी के दूसरे स्रोत, वो या तो प्रदूषित हो गए हैं या सूख रहे हैं। स्रोत भारत के बारे में कहता है कि यहाँ 70% पानी प्रदूषित है। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, पानी अब एक तरह से कीमती आर्थिक वस्तु बन गया है, पहले जैसा मुफ्त का संसाधन नहीं रहा। हम्म। फिर संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से कई जरूरी संसाधन खत्म हो गए हैं, और स्वास्थ्य पर असर वो अलग। हाँ, वो कैसे? हवा और पानी की खराब क्वालिटी से सांस की और पानी से होने वाली बीमारियां बढ़ रही हैं। जी। जाहिर है, इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ रहा है।
फिर ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत में छेद जैसी जो वैश्विक समस्याएं हैं, हाँ, ग्लोबल इश्यूज। उनसे निपटने के लिए सरकारों को भारी खर्च करना पड़ रहा है। स्रोत का निचोड़ यह है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की जो अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो बहुत बहुत ज्यादा है। आपने ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण का जिक्र किया। स्रोत इनके बारे में कुछ खास बताता है? हाँ, इन पर अलग से बॉक्स में जानकारी दी गई है। ग्लोबल वार्मिंग को समझाया गया है कि कैसे औद्योगिक क्रांति के बाद से ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह बढ़ी हैं और उससे धरती के निचले वायुमंडल का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये इंसानों की वजह से है? स्रोत साफ कहता है ये मुख्य रूप से इंसानी गतिविधियों से है। जीवाश्म ईंधन जलाना, जंगल काटना। इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? दूरगामी नतीजे काफी खतरनाक बताए गए हैं। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समुद्र का लेवल बढ़ना, तटीय इलाकों में बाढ़, ओह, पीने के पानी की कमी, कई जानवरों और पौधों की प्रजातियों का खत्म होना, ज्यादा भयंकर तूफान आना, बीमारियां बढ़ना, बाप रे। कोयला पेट्रोल जलाना, जंगल काटना, पशुओं के गोबर से मीथेन निकलना, ये सब कारण हैं। स्रोत क्योटो प्रोटोकॉल का भी जिक्र करता है, जो 1997 में इसी से निपटने के लिए हुआ था। और ओजोन परत का घटना, ओजोन डिप्लीशन? हाँ, ओजोन क्षरण। स्रोत बताता है कि ये वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ओजोन गैस की मात्रा का कम होना है। ये ओजोन परत जरूरी क्यों है? ये हमें सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों से बचाती है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक इसके कम होने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, जो पुराने AC, फ्रिज, स्प्रे कैन में होते थे, हाँ, सुना इनके बारे में। और हेलोन, जो आग बुझाने वाले यंत्रों में होते थे। इनमें जो क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, वो ओजोन को नष्ट करता है। और इसका असर क्या होता है? जब ओजोन परत पतली हो जाती है तो ज्यादा यूवी किरणें धरती तक पहुंचती हैं। स्रोत कहता है इससे इंसानों में स्किन कैंसर का खतरा बढ़ता है। ओह। समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन का उत्पादन कम होता है, जो समुद्री जीवन का आधार हैं, और जमीन पर पौधों की ग्रोथ पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इससे निपटने के लिए कुछ हुआ? हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जिक्र है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था CFCs और ऐसे ही दूसरे केमिकल्स पर रोक लगाने के लिए। तो ये दिलचस्प बात है जो स्रोत कह रहा है कि ये समस्याएं हमेशा इतनी बड़ी नहीं थी। मतलब पहले प्रकृति संभाल लेती थी। हाँ, बिल्कुल। पहले हमारी ज़रूरतें कम थीं और प्रकृति की क्षमता ज़्यादा थी। वो संसाधन भी दे देती थी और हमारा कचरा भी सोख लेती थी। लेकिन फिर जनसंख्या बढ़ी, औद्योगिक क्रांति हुई और ये पूरा समीकरण ही उलट गया। अब हमारी मांगें प्रकृति की सप्लाई क्षमता से कहीं ज़्यादा हो गई हैं। चलिए अब जरा भारत पर ध्यान देते हैं। स्रोत भारत की क्या तस्वीर पेश करता है? स्रोत पहले तो भारत की प्राकृतिक दौलत का जिक्र करता है। अच्छी मिट्टी, नदियाँ, जंगल, खनिज भंडार। हाँ। जैसे दक्कन के पठार की काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी है, गंगा का मैदान बहुत उपजाऊ है, दुनिया का करीब 8% लौह अयस्क भारत में है। ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन स्रोत फौरन चेतावनी भी देता है। भारत में जो विकास हुआ है, उसने इन सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत दबाव डाला है और लोगों की सेहत और भलाई पर भी असर पड़ा है। यहाँ एक जिसे स्रोत दोहरा खतरा कहता है, वो है। दोहरा खतरा? वो क्या? एक तरफ तो गरीबी की वजह से पर्यावरण खराब हो रहा है, जैसे लोग मजबूरी में जंगल काटते हैं ईंधन के लिए। हाँ, सही। और दूसरी तरफ अमीरी और तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र के कारण प्रदूषण फैल रहा है, गाड़ियां, फैक्ट्रियां। अच्छा, तो ये दोनों तरफ से मार पड़ रही है। तो इस स्थिति में स्रोत भारत के लिए कौन से मुद्दे सबसे अहम मानता है? स्रोत 5 मुख्य मुद्दे गिनाता है। पहला, जमीन का खराब होना, लैंड डिग्रेडेशन। दूसरा, बायोडायवर्सिटी का नुकसान। तीसरा, वायु प्रदूषण, खासकर शहरों में गाड़ियों से। हाँ, ये तो रोज महसूस होता है। चौथा, ताज़े पानी का मैनेजमेंट। और पांचवां, ठोस कचरे का मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट। इनमें से जमीन के खराब होने पर स्रोत ज्यादा जोर देता है। जमीन क्यों खराब हो रही है? क्या कारण बताए हैं? कई कारण हैं, जैसे जंगलों की कटाई, ईंधन और चारे के लिए हद से ज्यादा निकासी, झूम खेती, जंगल की जमीन पर कब्जा, जंगल में आग लगना, ज्यादा चराई। फिर खेती के गलत तरीके, जैसे मिट्टी बचाने के उपायों की कमी, गलत फसलें उगाना, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल। हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर्स। सिंचाई का गलत मैनेजमेंट, जमीन के नीचे का पानी जरूरत से ज्यादा निकालना। और हाँ, गरीबी भी एक कारण है। कुछ आंकड़े भी हैं इस बारे में? हाँ, और वो काफी चौंकाने वाले हैं। सोचिए, भारत दुनिया की 17% इंसानी आबादी और 20% पशुधन को
दुनिया के सिर्फ 2.5% जमीनी हिस्से पर रखता है। सिर्फ 2.5% पर? हाँ, प्रति व्यक्ति जंगल की जमीन सिर्फ 0.06 हेक्टेयर है, जबकि जरूरत 0.47 हेक्टेयर की बताई गई है। बहुत कम है ये तो। और मिट्टी का कटाव, हर साल 5.3 अरब टन मिट्टी बह जाती है। इससे मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व भी बह जाते हैं। ये तो वाकई चिंताजनक है। स्रोत में चिपको और एपिको आंदोलन का भी जिक्र है। ये क्या सिर्फ एक कहानी है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि आम लोग भी कैसे बदलाव ला सकते हैं। चिपको आंदोलन के बारे में तो काफी लोग जानते हैं। हिमालय में पेड़ों को बचाने के लिए हुआ था। हाँ बिल्कुल। स्रोत कर्नाटक के एपिको आंदोलन के बारे में बताता है। एपिको का कन्नड़ में मतलब होता है गले लगाना। अच्छा। 8 सितंबर 1983 को जब सल्कनी जंगल में पेड़ काटने शुरू हुए तो 160 मर्द, औरतें और बच्चे पेड़ों से चिपक गए। लकड़हारों को वापस जाना पड़ा। अरे वाह। उन्होंने अगले 6 हफ्तों तक जंगल की निगरानी की और 12,000 पेड़ बचाए। कमाल है। और ये आंदोलन आसपास के जिलों में भी फैला। इसने दिखाया कि कैसे कंपनियों द्वारा पेड़ों की कटाई से जंगल बर्बाद हो रहे थे। मिट्टी बह रही थी, नदियां सूख रही थी, बारिश गड़बड़ हो गई थी, फसलों में नई बीमारियां आ रही थी। एपिको के लोगों ने मांग की कि पेड़ काटने से पहले स्थानीय लोगों से पूछा जाए, पानी के स्रोतों के पास और खड़ी ढलानों पर पेड़ न काटे जाएं। यहाँ स्रोत एक बड़ा सवाल भी उठाता है ना? हाँ, बहुत विचार करने वाला सवाल कि क्या कुछ हजार नौकरियों जैसे औद्योगिक फायदे के लिए लाखों लोगों को जंगल से मिलने वाली उनकी रोजमर्रा की जरूरतों जैसे ईंधन, चारा से वंचित करना सही है? ये वाकई सोचने वाली बात है। अब आते हैं वायु प्रदूषण पर। शहर में रहने वाले तो इसे रोज झेलते हैं। स्रोत क्या कहता है? स्रोत साफ कहता है कि भारत में वायु प्रदूषण शहरों में बहुत ज्यादा है और मुख्य कारण है गाड़ियां। हाँ। आंकड़े देखिए, 1951 में करीब 3 लाख गाड़ियां थीं, 2022 में 35 करोड़ हो गईं और इनमें से 85% टू व्हीलर और कारें हैं। 35 करोड़? हाँ, इसके अलावा जहां बहुत सारे उद्योग हैं या थर्मल पावर प्लांट हैं, वहां भी हवा खराब है। भारत दुनिया के टॉप 10 औद्योगिक देशों में है, लेकिन इसका एक नतीजा है बेतरतीब शहरीकरण और बढ़ता प्रदूषण। तो सरकार ने कुछ किया इस बारे में? हाँ, शोध बताता है कि 1974 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) बना और फिर राज्यों में भी बोर्ड बने। अच्छा। इनका काम है प्रदूषण पर नजर रखना, मानक तय करना, सरकार को सलाह देना, रिसर्च करना, लोगों को जागरूक करना, उद्योगों का इंस्पेक्शन करना। CPCB ने 17 तरह के उद्योगों को बड़े प्रदूषक के तौर पर पहचाना भी है। तो ये साफ है कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। यहीं पर स्रोत सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। ये क्या है आसान शब्दों में? सतत विकास का मतलब है ऐसा विकास जो हमारी आज की जरूरतें तो पूरी करे, लेकिन ऐसा करते हुए वो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की क्षमता को खतरे में ना डाले। मतलब बैलेंस बनाना है। बिल्कुल। स्रोत संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा देता है। इसमें 2 चीजें खास हैं, जरूरतें और भविष्य की पीढ़ियां। जरूरतें मतलब? जरूरतें मतलब सिर्फ अमीरों की नहीं, बल्कि सबकी बुनियादी जरूरतें, खाना, रोजगार, ऊर्जा, पानी, घर। और भविष्य की पीढ़ियां? मतलब हमें ये ग्रह आने वाली पीढ़ी को अच्छी हालत में देना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। स्रोत ब्रंटलिन कमीशन और एडवर्ड बार्बियर का भी जिक्र करता है, जिन्होंने सतत विकास को सीधे गरीबों का जीवन स्तर सुधारने से जोड़ा। तो ये सिर्फ पर्यावरण नहीं, सामाजिक न्याय की भी बात है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, पर इसे हासिल कैसे किया जाए? स्रोत कुछ तरीके बताता है? हाँ, स्रोत एक पर्यावरण अर्थशास्त्री हरमन डेली की कुछ सिद्धांत बताता है। पहला, इंसानी आबादी को पर्यावरण की वहन क्षमता के अंदर रखना होगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो कम संसाधनों में ज्यादा काम करे, ना कि ज्यादा संसाधन खाए। इनपुट एफिशिएंट। हाँ। तीसरा, जो रिन्यूएबल संसाधन हैं उनका इस्तेमाल टिकाऊ हो, मतलब जितनी तेजी से वो दोबारा बनते हैं उससे ज्यादा तेजी से हम उन्हें इस्तेमाल ना करें। ठीक। चौथा, जो नॉन रिन्यूएबल हैं जैसे कोयला और पेट्रोल, उनके लिए यह है कि उनके खत्म होने की रफ्तार उतनी ही हो जितनी तेजी से हम उनके टिकाऊ विकल्प बना रहे हैं। अच्छा, मतलब सोलर, विंड एनर्जी वगैरह। हाँ, जैसे। और पांचवा, प्रदूषण से जो नुकसान होता है उसे ठीक किया जाए। इसके अलावा यूएन के एसडीजीज का भी जिक्र है। हाँ, 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए थे, SDGs, जिन्हें 2030 तक हासिल करना है। ये बहुत व्यापक हैं।
गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, ऊर्जा, पर्यावरण सब कुछ कवर करते हैं। ये तो हो गई वैश्विक सिद्धांत और लक्ष्य। क्या स्रोत भारत के लिए कुछ खास प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है? जमीनी स्तर पर क्या किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, स्रोत कई व्यवहारिक रणनीतियां बताता है। हम उन्हें कुछ हिस्सों में देख सकते हैं। बताइए। पहला है ऊर्जा का क्षेत्र। एनर्जी। हाँ, यहाँ स्रोत कहता है कि थर्मल पावर, जिससे CO2 और राख निकलती है, और हाइड्रो पावर, जिससे जंगल डूबते हैं, पर निर्भरता कम करनी होगी। तो फिर क्या करें? पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, शुरू में महंगी है पर बाद में फायदेमंद। और सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, फोटोवोल्टिक सेल से, ये दूर दराज के इलाकों के लिए बहुत अच्छी है, प्रदूषण भी नहीं करती। भारत तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA को लीड भी कर रहा है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। फिर गांवों में स्वच्छ ईंधन, लकड़ी उपलों की जगह LPG या गोबर गैस। गोबर गैस प्लांट से तो खाद भी मिलती है। शहरों में CNG, दिल्ली का उदाहरण दिया है कि कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG लाने से हवा साफ हुई। अब दूसरे शहर भी कर रहे हैं। सही। और क्या? दूसरा क्षेत्र है संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें छोटे हाइड्रो प्लांट की बात है, मिनी हाइडल। पहाड़ी इलाकों में झरनों से वहीं बिजली बना लो, पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, दूर तक तार बिछाने की जरूरत नहीं। अच्छा। फिर है बायो कंपोस्टिंग, मतलब केमिकल खाद की जगह कचरे से बनी जैविक खाद का इस्तेमाल। केंचुए इसमें मदद करते हैं, इससे शहरों का कचरा भी कम होता है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और बायोपेस्ट कंट्रोल, जहरीले कीटनाशकों की जगह नीम जैसे पौधों से बने कीटनाशक इस्तेमाल करना। जी। या फिर मिलीजुली खेती करना, फसलें बदल बदल कर उगाना, और उन जीवों को बचाना जो कीटों को खाते हैं, सांप, उल्लू, मोर। पारंपरिक ज्ञान की भी बात है शायद। हाँ, ये तीसरा अहम क्षेत्र है। स्रोत कहता है कि हमें अपनी पुरानी पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों को फिर से अपनाना चाहिए, चाहे वो खेती हो, स्वास्थ्य हो। आयुर्वेद यूनानी स्रोत बताता है कि भारत में 15,000 औषधीय पौधे हैं या घर बनाने के तरीके हों। हर्बल प्रोडक्ट्स का उदाहरण दिया है। हाँ बिल्कुल, वो सुरक्षित भी हैं और पर्यावरण के लिए भी बेहतर। तो कुल मिला के स्रोत हमें दिखा रहा है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच एक खिंचाव रहा है जिसने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। और सतत विकास इस संतुलन को दोबारा बनाने का एक तरीका है जो आज की जरूरतों और आने वाला कल दोनों का ध्यान रखे। एकदम सही कहा आपने। स्रोत का निचोड़ यही है कि सतत विकास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली तरक्की के लिए ये जरूरी है। और इसके लिए हमें ऊर्जा, खेती, कचरा प्रबंधन, संसाधनों के इस्तेमाल, इन सब में सोच समझकर फैसले लेने होंगे। और अच्छी बात यह है कि कई समाधान हमें अपने पारंपरिक ज्ञान में भी मिल सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है जो स्रोत के एपिको आंदोलन वाले हिस्से से भी जुड़ता है कि क्या बड़े औद्योगिक फायदे जिनसे शायद कुछ हजार लोगों को नौकरियां मिलती हों, क्या वो उन लाखों लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को नजरअंदाज करने का आधार बन सकते हैं? ये वास्तव में एक बुनियादी सवाल है, खासकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए। भविष्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास और स्थानीय समुदायों या पर्यावरण की जरूरतों के बीच इस टकराव को कैसे हल किया जाएगा? हाँ। सतत विकास के सिद्धांतों को जमीन पर उतारते समय ये जो तनाव है, इसे कैसे मैनेज किया जाएगा? स्रोत हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है।